इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के वर्ष 2023 के वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उस प्रश्न को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे। साथ में हम आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसके पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक को हम लोग डिस्कस किए थे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से 100 के बीच में प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, और ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को कहाँ पर हुआ था, कपिल वस्तु। और ये कपिल वस्तु जो है लुम्बिनी के अंदर है, लुम्बिनी, ये भी ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी। और ये लुम्बिनी जो है कहाँ पर है, तो नेपाल में। यहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी का माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट अगर हम लोग समझे महावीर स्वामी के बारे में, ये जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थकर थे। ये भी ध्यान रखना है कि जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, ये भी ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात कर लें कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, ये जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली के निकट में हुआ था। और इनको जो है मोक्ष की प्राप्ति यानी इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ था 72 वर्ष की उम्र में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट महावीर स्वामी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग अगर बात करें महावीर स्वामी के बारे ये क्या बोलते हैं, मुगल वंश की स्थापना के बारे में, तो मुगल वंश की जो स्थापना किया था वो बाबर ने किया था। बाबर ने जो युद्ध लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध। वैसे पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में एक नए वंश की शुरुआत किया जिसका नाम है मुगल वंश। और इसके साथ साथ में हम लोगों को ध्यान रखना है कि पानीपत का जो युद्ध हुआ है, कुल मिला के 3 युद्ध हुआ है। पहला युद्ध तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुआ, जबकि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। और इस युद्ध में अकबर जीता था और हेमू की हार हुई थी। और उसी तरह से पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में बात करें तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ 1761 ईस्वी में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। तो इस तरह से पानीपत का 3 युद्ध हुआ है 1526, 1556 और 1761 में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55 में होगा, 55 नहीं 54 में जो होगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुई थी? पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था ये, और इस युद्ध में अकबर विजयी रहा था। तो इस तरह से 1556 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में है, मुगल वंश के सिंचाई का साधन क्या था? मुगल वंश में सिंचाई का जो साधन था ये कुआं भी था, तालाब भी था, नहर भी था। तो इस तरह से ये तीनों जो थे मुगल वंश में सिंचाई के साधन थे। तो ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 में है, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बाबर के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो है बाबरनामा। जो बाबरनामा ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ध्यान रखना है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था, तो ये भी ध्यान रखना है कि तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाबर के द्वारा जो लिखा गया था आत्मकथा बाबरनामा, ये किस भाषा में, तो तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में है, विजयनगर साम्राज्य संबंधित है किस वंश से? विजयनगर साम्राज्य जो संबंधित है संगम वंश से भी है, सुलूब वंश से भी है और तुलुब वंश से भी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य से संबंधित, विजयनगर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये थोड़ा समझ लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य
विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में हुआ था। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अगर बात कर लें विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। और ये किस नदी के किनारे, ये भी प्रश्न कई बार देखने के लिए मिला है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे ये विजयनगर साम्राज्य स्थित है, यानी हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान समय की बात करें तो ये हम्पी जो है किस राज्य में है? कर्नाटक में है। वर्तमान समय में ये हम्पी कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न में है क्वेश्चन नंबर 58 में, विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन सी थी? विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी जो थी वो पंपा देवी थी। पंपा देवी ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59 नंबर प्रश्न में है, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन थे? कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो वो थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के ही शासनकाल में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण किया गया था, जो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 में, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। हिंदू परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति का क्या मार्ग है? तो वो है ज्ञान मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है और भक्ति मार्ग। इन तीनों मार्ग के माध्यम से हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का ये मार्ग माना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 में, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? सम्राट अशोक ने किया था धम्म महामात्रों की नियुक्ति। सम्राट अशोक के बारे में अगर बात करें तो ये मौर्य वंश का प्रमुख शासन था, मौर्य वंश का। किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। और इसी सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में एक प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी जिनका नाम है कलिंग की लड़ाई, कलिंग। और इस कलिंग की लड़ाई के बाद सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कभी भी हथियार नहीं उठाने की प्रतिज्ञा किया और साथ साथ में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना भी लिया। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म के अपनाने के साथ साथ में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिंघल यानी श्रीलंका भी भेजा था। और साथ में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इनका जो जन्मस्थली था लुम्बिनी कपिलवस्तु, यहाँ पर इन्होंने कर मुक्त भी कर दिया था। तो इस तरह से सम्राट अशोक का प्रभाव था बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की जो रचना हुई थी वो हुई थी संस्कृत भाषा में, और संस्कृत ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर बात कर ले महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। ये भी ध्यान रखना है, वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? मनुस्मृति में विवाह का जो उल्लेख है वो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, और 8 जो है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, फल्गु नदी के किनारे। फल्गु यानी निरंजना नदी के किनारे बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध को बौद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी में है बोध गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? यानी गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो राहुल है, राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में जो है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, तो 4 ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये कौन कौन से वेद, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग, है ऋग्वेद के बाद याद रखिएगा सामवेद, सामवेद के बाद याद रखिएगा अथर्ववेद और यजुर्वेद।
इस तरह से ये वेदों की संख्या 4 है। ये चारों वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67, 67 नंबर। इसमें है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत सम्राट अशोक ने किया था। सम्राट अशोक ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68, 68 नंबर सवाल में है किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के शासनकाल के काल तक का इतिहास मिलता है? वो है अकबरनामा में। अकबरनामा देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 69, 69 प्रश्न में है आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? आईने अकबरी को में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। और ध्यान रखना कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखा गया है, जिसमें कि भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में है 4, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 70 नंबर में है, क्वेश्चन नंबर 70 में है मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? मुगल दरबार में अभिवादन का जो तरीका था वो कॉर्निश भी था, साजदा भी था, फैबोज भी था। तो इस तरह से इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 71 में वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। वाराणसी ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है? निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो दिल्ली में है, और दिल्ली ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। साथ में याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया के साथ में मोइनुद्दीन चिश्ती का भी दरगाह पूछा जाता है, जो अजमेर में है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में और मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में। इसमें पूछा जो गया था निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, तो इस तरह से दिल्ली में है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर सवाल में किताब उल रहला में किसके यात्रा का वृत्तांत मिलता है? किताब उल रहला में इब्न बतूता का यात्रा का वृत्तांत मिलता है। इब्न बतूता जो मोरक्को का रहने वाला था, मोरक्को ध्यान रखना है कहाँ का रहने वाला था, जो 1333 ईस्वी में भारत आया था। कब? 1333 ईस्वी में। और इन्हीं के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है रहला, किताब उल रहला। इसमें इब्न बतूता के यात्रा का विवरण मिलता है। तो इब्न बतूता ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? वो कहा जाता है मार्को पोलो को। मार्को पोलो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में है इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता भारत में जो मोरक्को से आया था, इब्न बतूता जो भारत में आया था वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ध्यान रखना है इब्न बतूता मोरक्को का निवासी जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर ए में है मोहम्मद बिन तुगलक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द सही करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76 में है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन जो थे एक सर्वेक्षक थे। सर्वेक्षक ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77 में रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का जो स्वामी होता था वो किसान होता था, यानी कि जो उस भूमि पर खेती करता था वही उस भूमि का स्वामी होता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 में है सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? सिद्धू कान्हू ने संथालों का नेतृत्व किया था। संथाल ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79 में कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को छबीली के नाम से जाना जाता है, मनु के नाम से जाना जाता है और मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किया था। ध्यान रखिएगा झांसी
झांसी से नेतृत्व इन्होंने किया था। 1857 यानी सिपाही विद्रोह में इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। अगला प्रश्न जो 80 नंबर सवाल में है, व्यपगत क्या सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यपगत, साथ में ध्यान रखिएगा राज्य हड़प नीति, ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को। राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति जो सिद्धांत है वो थे लॉर्ड डलहौजी से। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। 81 प्रश्न में जो है जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जय हिंद के साथ साथ में हम लोग याद रखेंगे दिल्ली चलो, और ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, दिल्ली चलो। और इसके साथ में ध्यान रखना है हम लोगों को, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया। प्रश्न संख्या 82 में है कि अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था जो था वो टोडरमल के हाथ में था। टोडरमल अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री थे, ध्यान रखना। अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था का पूरा जो जिम्मेदारी था वो टोडरमल के हाथ में था। और अकबर के अगर अभिभावक के बारे में बात किया जाए तो अकबर का जो अभिभावक था वो बैरम खां था। साथ में हम लोगों को ये भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मुगल साम्राज्य में अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक, ये भी कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक था। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक का जो शासन पीरियड था वो अकबर का था। अकबर के अभिभावक था बैरम खां, और अकबर का जो वित्त मंत्री था यानी राजस्व विभाग का जो प्रमुख था वो था टोडरमल। तो इस तरह से टोडरमल ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 जो है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है आगरा शहर में स्थित है, और आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसलिए यमुना ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 में मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? यानी मौर्य वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता जो कहा जाता है अलेक्जेंडर कर्निघन को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कर्निघन ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जो प्राप्त दी थी वो शाह आलम द्वितीय ने दिया था। शाह आलम द्वितीय ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87 में है मज्म उल बहरीन की रचना किसने की थी? मज्म उल बहरीन की रचना की थी दारा सिको ने। दारा सिको ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में है लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89 में है इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा था? इब्न बतूता कुल 14 वर्षों तक भारत में रहा था। 14 वर्ष ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90 में है लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? लॉटरी कमेटी का जो गठन किया गया था वो 1817 ईस्वी में किया गया था। 1817 ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91 नंबर में भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट जो था वो बाबर था। बाबर का अगर शासनकाल के बारे में बात करें तो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक इन्होंने मुगल सम्राट के रूप में कार्य किया था। 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया था। इसके बाद में इनका उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92 नंबर सवाल में है अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? सम्राट मुगल शासक का जो फेमस शासक था सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर पाया था? वो था मेवाड़ पर इन्होंने अधिकार नहीं कर पाया था। मेवाड़ ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93 नंबर में है
दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही जो संबंधित है वो अकबर से संबंधित है। अकबर ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94। 94 नंबर में है तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तुजुक ए बाबरी के लेखक हैं बाबर। इसी बाबर ने लिखा था तुजुक ए बाबरी को। ऑप्शन नंबर ए में है बाबर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। 95 में है आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? आलमगीर के नाम से जो मुगल बादशाह जाना जाता है वो औरंगजेब जाना जाता है। औरंगजेब का मृत्यु हुआ था 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96। 96 नंबर प्रश्न में है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। सरकार ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97। हम्फी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया? हम्फी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल जो घोषित किया 1986 ईस्वी में किया था। 1986 ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तेनालीरामन का संबंध है विजयनगर साम्राज्य से। कृष्णदेव राय के ही दरबार में रहते थे तेनालीरामन। ध्यान रखना है तेनालीरामन किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में ये रहते थे। और कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का एक फेमस शासक था और इसी तेनालीरामन विजयनगर साम्राज्य के रहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए में है विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99 में है हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया था। 1336 ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 में है गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ पर है? गुरु नानक देव जी का जो जन्म स्थान है वो तलवंडी में है और इनका जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो तलवंडी में। और इसी गुरु नानक ने भारत में सिख धर्म की शुरुआत किया था। सिख धर्म, ध्यान रखिएगा, सिख धर्म में जितने भी शासक हुए उनको गुरु के नाम से जानते हैं और गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ वो तलवंडी में हुआ था और इस तरह से सिख धर्म के पहले गुरु हुए गुरु नानक देव जी। तो आज इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 12वीं के इतिहास के जो वर्ष 2023 में पूछा गया प्रश्न था उसको क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 के बीच में पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ कवर किए हैं। इस तरह का वीडियो आप रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पे आप लगातार जुड़े रहिए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।